तो अगला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट हो चुका है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगला इफेक्ट है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन आपका क्या था? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, इन द अब्सेंस ऑफ रिएजेंट। इट इज द स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरह का रेजोनेंस का टाइप है। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है? इन विच डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, टेक्स प्लेस थ्रू ओवरलैपिंग इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह के रेजोनेंस का ही टाइप है, बट इसमें जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में। इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच होगी, या फिर सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड के बीच में। पाई बॉन्ड कौन सा? पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड या पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में हो रही है, और इसको क्या कह रहे हैं? नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, या बैकर-नाथन इफेक्ट कह रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ दो चीजें हो रही है, या तो जो ओवरलैपिंग हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड या पी ऑर्बिटल के बीच में हो रही है, या सिग्मा बॉन्ड या पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में हो रही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ओनली ओवरलैपिंग हो रही है, एक तरह का रेजोनेंस ही है, बट जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड या पी ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड या पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे कौन इंक्लूड होगा? कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो एक कार्बोकैटायन की बात करेंगे और फ्री रेडिकल की, और सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो फिर एल्कीन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है वो चेक करना है हमें। ठीक है, तो ये आपको कार्बोकैटायन है CH2 पॉजिटिव, इससे कार्बन लगा हुआ है CH3। तो कार्बोकैटायन से लगे हुए कार्बन को क्या कह रहे हैं? अल्फा कार्बन। कार्बोकैटायन से लगे हुए कार्बन को क्या कह रहे हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो लगे हुए हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने इसको स्ट्रक्चर खोल के बना दी। ये आपका क्या है? पी ऑर्बिटल है, ये आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन उस पे क्या है? एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन है ये। तो क्या होगा? जो ये सिग्मा बॉन्ड है C और H, ये एक सिग्मा बॉन्ड ही है, इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया। जो हाइड्रोजन था ये लगा हुआ, वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओवरलैपिंग किसके बीच में हो गई? ये सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे पूरे कहां शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और जो हाइड्रोजन था वो H+ की फॉर्म में बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जिसपे पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। बात आई समझ में? यहाँ पे क्या हुआ? जो हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ है, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुई उस वजह से H+ बाहर निकल गया, और इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा। इसी तरह इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम क्या कह सकते हैं? एक बार ये हाइड्रोजन जा सकता है, एक बार ये वाला हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, एक बार ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो ये शो करेगा तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये शो करेगा तो ये बन जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि जो अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी इसकी क्या बन रही है? ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। अल्फा कार्बन पे जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी तो उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, और जितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी तो आपका पॉजिटिव चार्ज उतने ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, दैट मीन्स स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आपको समझ में आया कि कार्बोकैटायन होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे स्टेबल हो रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है? कार्बोकैटायन से लगा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन, और उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन क्या? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सिग्मा बॉन्ड था और ये आपके पास पी ऑर्बिटल था। तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुई, जिस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, जिस वजह से क्या हुआ? उसमें ओवरलैपिंग होने से वहां डबल बॉन्ड आ गया, उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। पॉजिटिव चार्ज हट गया तो उसको क्या मिल गई? स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक है, और जितने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी उसकी क्या बनेगी? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, हाइपर कॉन्जुगेटिव
हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, और आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज गेट्स स्टेबिलिटी। हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उस पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। यानी क्या अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक बार इस हाइड्रोजन पे आएगा, अगली बार इस हाइड्रोजन पे, अगली बार इस हाइड्रोजन पे। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, और अगला पॉइंट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे कार्बोकेटायन पढ़ा है उसी तरह क्या है आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल में क्या लिखेंगे, फ्री रेडिकल में भी यही सेम चीज है। ये फ्री रेडिकल, इस पे लगा हुआ कार्बन आपका CH3। ठीक है, कैसे लिख सकते हो और इसको, ये आपका यहाँ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। फ्री रेडिकल से लगा हुआ कार्बन आपका क्या होगा, अल्फा कार्बन। फ्री रेडिकल से लगा हुआ कार्बन आपका क्या है, अल्फा कार्बन है। और ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या होंगे आपके, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वही सिग्मा बॉन्ड, और ये आपका क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। इसके पास क्या एक और इलेक्ट्रॉन ही है। फ्री रेडिकल मतलब क्या, एक और इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह बॉन्ड टूटेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और एक इस ऑर्बिटल के पास रहेगा। ठीक है, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी आगे, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल गया, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये आपका हाइड्रोजन रेडिकल आ गया। ठीक है, तो आपने देखा जैसे कार्बोकेटायन में हो रहा था उसी तरह फ्री रेडिकल में हो रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड था, ये आपका क्या था, वैकेंट पी ऑर्बिटल था। वैकेंट क्या, फ्री रेडिकल वाला पी ऑर्बिटल है, जो कि खाली इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो सिग्मा बॉन्ड था वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रेक हुआ, और इन्होंने आपस में क्या ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई। तो इस फ्री रेडिकल को क्या मिल गई, स्टेबिलिटी मिल गई। फ्री रेडिकल क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया। इसी तरह जैसे आपका ये एक हाइड्रोजन निकला, उसी तरह ये हाइड्रोजन भी निकलेगा आपका, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, तो आपकी दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये आपकी तीसरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इस फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3। तो 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हुए, तो क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज हुई, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फ्री रेडिकल अब 3 हाइड्रोजन पे घूम रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से फ्री रेडिकल आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स स्टेबिलिटी आपकी क्या हो गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो जो कार्बोकेटायन में था वही फ्री रेडिकल में हो रहा है, ओवरलैपिंग इसके बीच में हो रही। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन का, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो क्या हो गया, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई।
तो कुल मिला के बात किस पे आ रही है सब, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे आपकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने से क्या होगा, वो आपकी हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी। हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनने का मतलब क्या है कि आपका फ्री रेडिकल उतने ज्यादा क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, अलग अलग हाइड्रोजन पे घूम रहा है वो, तो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, एल्कीन। एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन में क्या है, एल्कीन में भी वो सेम चीज है, ये आपकी एल्कीन है। एल्कीन पे लगा हुआ ये कार्बन, चाहे इधर लगे हो चाहे इधर लगे हो, ये कार्बन आपको कौन सा है, अल्फा कार्बन। इस पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, आपके अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एल्कीन पे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्कीन को ऐसे लिख सकते हैं हम, रिप्रेजेंट करा है इसके ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो एल्कीन में देखे आप कि ये तो क्या पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये पाई बॉन्ड वाले पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो पाई बॉन्डिंग है तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। ये आपके क्या है, वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये आपके क्या है, वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये इधर आ जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके यहां चले जाएंगे। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इस CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे इस पाई एंटी बॉन्डिंग में गए, तो यहाँ क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो आपने देखा इस कार्बन और इस कार्बन में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया और इस पे क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपकी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी, इसी तरह ये भी हाइड्रोजन भी यहाँ जा सकता है, ये दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसी तरह थर्ड हाइड्रोजन भी पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये आपकी थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि एल्कीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होगी एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेस। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कहां लगा रहे हो आप, कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन की स्टेबिलिटी में। ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल और एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट देख रहे हो। ठीक है, अब इस पे कुछ सवाल करेंगे तो आपको सवाल में क्या करना है, आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पहचानना है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे आपका कार्बोकेटायन उतने ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट सवाल है उसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने की, उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, एक एल्काइल बेंजीन का एग्जांपल है। एल्काइल बेंजीन भी क्या है, आपके एल्कीन की तरह है भाई। अगर मैं इसको ये हटा दूं, ये तो ये क्या आपका एल्कीन, अगर ये हटा दूं मैं तो ये आपका एल्कीन और CH3 तो था, जैसे एल्कीन में हुआ था हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी तरह एल्काइल बेंजीन में हो जाएगा। कैसे, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आएंगे, यहाँ पे क्या है, इसका पाई एंटी बॉन्डिंग है भाई। जो बेंजीन है उसमें भी क्या पाई बॉन्ड ही, तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, वो H+ की फॉर्म में बाहर हो गया। अभी नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होगा रिंग में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर नेगेटिव चार्ज है, फिर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, और एंड में वापस आपका क्या होगा, डीलोकलाइज होने के बाद वापस आपका ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो एल्काइल बेंजीन में क्या हुआ, आपका डीलोकलाइजेशन हुआ, किसके बीच में, सिग्मा बॉन्ड था और पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कहां पे हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां से पाई एंटी बॉन्डिंग में आए, तो इसमें जो ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई, सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में ओवरलैपिंग हुई। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो किसके बीच में हुई, सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग की वजह से, पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में हुई, उस वजह से रिंग पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, फिर वापस आपकी ये स्ट्रक्चर बन जा रही है। ठीक है, अब आगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। आगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे सवाल सॉल्व करने के, आपको सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट किसके करोगे, कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में, या फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में, या एल्कीन के रेस्पेक्ट में।
हाइपर कॉन्जुगेशन 3 चीजों में पढ़ा है हमने, कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल और एल्कीन में। तो इनके रेस्पेक्ट में आपको अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या बताया था कि आपको अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, कार्बोकेटायन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर लगे हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये आपके क्या अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन लिख लेने के कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में कौन कौन से अल्फा कार्बन है, तो आपको इस अल्फा कार्बन लिख देने के अल्फा कार्बन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो आपने एक बार अल्फा कार्बन डिनोट कर दिए तो उस पर लगे हुए हाइड्रोजन कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। इस पे कितना हाइड्रोजन है, 2, इस पे भी 2 हाइड्रोजन और इस पे भी 2, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए आपके, 4। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पे भी क्या करना है, सबसे पहले अल्फा कार्बन देखो, अल्फा कार्बन कौन सा होगा, कार्बोकेटायन की जस्ट आगे वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। ठीक है, कार्बोकेटायन की जस्ट आगे वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, इस पे भी 1 है, तो आपके अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना आ गए, 2। ठीक है, इसी तरह आपको इसमें करना है, कार्बोकेटायन से नेक्स्ट आगे वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पे कितने, ये क्या CH3 है, 3 6 और 2 8, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 8। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, ये फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में आपको अल्फा हाइड्रोजन देखो, फ्री रेडिकल की जस्ट आगे वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, इस पे 1 हाइड्रोजन और इस पे 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए आपके, 4। ठीक है, इससे आगे इसी तरह यहाँ पे एल्कीन के रेस्पेक्ट में भी आप क्या देखोगे, अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन ये एल्कीन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी एक अल्फा कार्बन और यहाँ पे भी अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पता लगती है, उस पर लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3 तो 5 और 2 7, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 7 आपके। ठीक है, यहाँ भी क्या फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल के नेक्स्ट आगे वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर लगे हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इस पे 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 वैलेंसी तो पूरी कार्बन की, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसी तरह 1 यहाँ पर हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। ठीक है, इसी तरह आपको इन बाकी सबके करने हैं। ठीक है, यहाँ तक 11 तक। 11 वाले में आपको देखना है कि जब एल्कीन और कार्बोकेटायन दोनों एक साथ दे रखे हैं, यहाँ पे एल्कीन और कार्बोकेटायन दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, या तो आप एल्कीन को ले लो या फिर कार्बोकेटायन को ले लो, या तो सिर्फ कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन देखो या फिर एल्कीन के रेस्पेक्ट में। एक मेथड तो ये है, तो आप इसकी क्या बनाओगे, आप इसी स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पे अल्फा, अगर मैं कार्बोकेटायन को लूं तो कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन यही है, इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब जब ये कार्बोकेटायन के आगे क्या है, ये एलेलिक कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीलोकलाइजेशन होगा, इसमें कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और कार्बोकेटायन यहाँ पर आ गया आपका। जब इसमें डीलोकलाइजेशन हुआ तो डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपका नया कार्बोकेटायन बना, इस नए कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में अल्फा कौन सी, ये, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, तो टोटल कितने हो गए आपके, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। ठीक है, या दूसरा मेथड क्या कर सकते थे आप, कि एल्कीन और कार्बोकेटायन दोनों के रेस्पेक्ट में देख लो कि अल्फा कार्बन कितने हैं। एल्कीन और कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में देखना है कि दोनों के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन कौन से हो जाएंगे। तो एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन और कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में ये है, तो दोनों को कैलकुलेट कर लो, 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए आपके, ऐसे 6। या तो एक को लेके देख लो या दोनों के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन देख लो। इसी तरह यहाँ पर एल्कीन के रेस्पेक्ट में अल्फा ये रही, कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में अल्फा ये, एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये और कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में अल्फा ये, तो दोनों को आप साथ में देख लो, डीलोकलाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आंसर सही नहीं आएगा। कितने हो गए, 6। ठीक है, इसी तरह फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल में भी देखो, एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन हो गई, फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, और टोटल काउंट कर लो, वो आपके टोटल अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे 6 और 7। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए आप, 7। या तो आप सिर्फ एक फ्री रेडिकल को ले लो, अगर एल्कीन या फ्री रेडिकल साथ में, एल्कीन या कार्बोकेटायन साथ में, तो किसी एक को लोगे तो आपको डीलोकलाइजेशन कराना पड़ेगा। अगर दोनों को एक साथ लेके उनके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो भी आपका आंसर वही सेम आएगा। तो इसी तरीका क्या है, दोनों को आप साथ में लेके देख लो। इसी तरह इसमें आप देखोगे फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये के भी अल्फा। तो आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएंगे, 7। ठीक है,
इसी तरह आपको बाकी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है ताकि आप उसकी स्टेबिलिटी को पता लगा सको। आगे इसके बहुत यूज आएंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की। दो तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस एच और माइनस एच। प्लस एच मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और माइनस एच मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ा था कि CH3, CD3 और CT3 में प्लस है क्या होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, CT3 का ज्यादा होता है प्लस है। इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा था कि भाई CT3 का ज्यादा रिलीजिंग इफेक्ट है, फिर CD3 का, फिर CH3 का। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहेगा कि CH3 का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, मतलब प्लस एच इसका ज्यादा है CH3 का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा किसका आ रहा है, CH3 का, CD3 का, फिर CT3 का। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन ड्यूटेरियम देन टर्शियम। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि CH3 से CT3 आ रहे हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो कार्बन टर्शियम की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। CH3 से जब CT3 की तरफ आ रहे हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा, प्लस एच क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई हमें तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है। सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग इजी कब होगी, जब बॉन्ड उतना ही वीक होगा। जब सिग्मा बॉन्ड वीक होगा तभी तो वो पी ऑर्बिटल के साथ इजीली ओवरलैपिंग कर पाएगा, तभी तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। लेकिन जब CH3 से CT3 आ रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज होगी तो सिग्मा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो नहीं पाएगा, तो आपका प्लस एच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। CH3 से CT3 की तरफ आओगे तब। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, डोमिनेंट है इंडक्टिव इफेक्ट पे। प्लस एच इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या जाएगा, पहले आपका रिलीजिंग इफेक्ट का ऑर्डर CH3, CD3 और CT3। ठीक है, तो ये क्या किसकी बात हुई, प्लस एच इफेक्ट की। CH3 ज्यादा डोमिनेंट है, CH3 ज्यादा रिलीजिंग है देन CD3 देन CT3। ध्यान आपको जो स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन किससे डोमिनेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखी है उसमें अगर ग्रुप का इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लग रहे हैं तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन उसका अप्लाई करना है पहले, और रेजोनेंस भी लगेगा तो फिर रेजोनेंस सबसे पहले एप्लीकेबल होगा उस ग्रुप का। तो ये आपका ओवरऑल ऑर्डर आ गया। ठीक है, इसी तरह माइनस एच का देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, तो माइनस आई इफेक्ट क्या कह रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड था। तो भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो CF3 का माइनस आई ज्यादा था, इससे Cl3 के कंपैरिजन में फिर CbR3 और Ci3। लेकिन माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कह रहा है कि Ci3 का ज्यादा है आपका, Ci3 का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। क्यों, जब आप CF3 से Ci3 की तरफ जा रहे हो तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो ओवरलैपिंग है क्लोरीन आयोडीन के बीच में वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। CF बॉन्ड से जब Ci बॉन्ड की तरफ जा रहे हो तब क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरलैपिंग डिक्रीज कब होगी, जब साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज हो। फ्लोरीन से आयोडीन तक आ रहे हो तो साइज ऑफ हेलोजन क्या हो रही है, साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज हो रही है। साइज ऑफ हेलोजन क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज होगी। तो साइज ऑफ हेलोजन बढ़ेगी, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, तब आपकी ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज। ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो वो बॉन्ड आपका क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगी, डिक्रीज हो गई, वीक हो गया। बॉन्ड वीक हो जाएगा तो आपका माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। भाई Ci3 में क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो क्या रहा है, सिग्मा बॉन्ड ही तो ब्रेक करना है। जब कार्बन आयोडीन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तभी तो वो माइनस एच इफेक्ट शो करेगा, तभी तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे कार्बोकेटायन में शिफ्ट होंगे, आगे मूव करेंगे। ठीक है, तभी तो आपके उस कार्बन आयोडीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे ओवरलैपिंग करेंगे, या तो एल्कीन के पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ करें। ठीक है, तो यहां से आने पे क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है, माइनस एच क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। इसलिए तो क्या आ गया, माइनस एच भी डोमिनेंट है ओवर माइनस आई इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपका डोमिनेंट होगा ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। अगर इन दोनों ग्रुप के माइनस आई भी देता है ये और माइनस एच भी है तो आपको माइनस एच इसका क्या करना है, डोमिनेंट, मतलब माइनस एच अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या जाएगा, Ci3 इज मोर विड्रॉइंग देन CbR3, CCl3 और CF3। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्या क्यों हो रहा है ये आप एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया है। आगे एक सवाल देख लेते हैं।
ठीक है। ये बेंजीन पे क्या लगा हुआ है CH3, मतलब X यहाँ पे क्या है मेरे कोई हेलोजन है, ठीक है। अब CH3 का क्या लगता है -H इफेक्ट, ये क्या एल्कीन है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि C जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है तो उसका क्या होता है, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड में एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इसका कहां पे होगा, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब क्या होगा, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो कहां जाएंगे, इसमें जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, तो एक हेलोजन आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हो गई आपके यहाँ पे, तो आगे क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे और हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकला यहाँ पे, तो क्या आ गया X माइनस, यहाँ पे क्या आ गया रिंग में पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, तो पॉजिटिव यहां पर आ गया, ये X माइनस आगे इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और हेलोजन पे क्या नेगेटिव है, तो वापस सीधा कार्बन पे अटैक कर देगा। आपकी क्या बन गया, इस तरह से आपका पूरा डीलोकलाइजेशन होगा। तो अब देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके बीच में, आपको यहाँ पे पूछ ले कि जो ये -H इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई, पाई इलेक्ट्रॉन किसमें गए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। तो आपका आंसर क्या जाएगा, पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या हुआ है आपका, ओवरलैपिंग हुआ है, डीलोकलाइजेशन, ठीक है। जब ये CH3 लगा हुआ था तो उसके ऊपर क्या था, +H इफेक्ट था। CH3 का क्या होता है, +H इफेक्ट था, तब इलेक्ट्रॉन क्या गए थे, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन किसमें गए थे, पाई एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहे थे, लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया CH3 हेलोजन वाला लगाया ग्रुप, तो क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए, तभी तो ये अपना -H इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और तब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी बात होगी, +H और -I इफेक्ट की, ठीक है। इसके बाद इसके एप्लीकेशन, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में एप्लीकेशन पढ़े थे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और आगे इसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन आएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन की, फ्री रेडिकल की और एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।